ओके जी। बिल्कुल सही। आज के जो सेशन है उसका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग प्लस हम प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में भी बात करेंगे। हमारी जो 6 प्रोडक्ट्स हैं जो माशाल्लाह अब तक लॉन्च हो चुकी हुई हैं, उनकी हम यूजेस पे बात करेंगे, उनके हम जो है इफेक्ट्स ऑन द स्किन उस पे बात करेंगे। प्लस इसके अलावा हम प्रोस्पेक्टिंग के न्यू मेथड्स जो हैं, जो जिन पे वर्किंग करके आप लोग जो है वो अपने जो है बिजनेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उस पे बात करेंगे। ठीक है। तो आप सब ने अपना डायरी और पेन रेडी रखना है। और जो जो टीम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जो टीम है उन्हें जो है वो आप लोग जो है सेशन में इनवाइट कर लीजिए। उन सबको मेक श्योर करें कि वो यहाँ अवेलेबल हैं। और हम लोग जो है वो अपने सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। और वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। ठीक है। तो हम अपने सेशन को जो है वो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे जरा बताइएगा जल्दी से। ओके फाइन, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो चलिए फिर अब हम जो है वो अपने सेशन को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। और आज का जो हमारा सेशन है वो जो है आपको टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा चंदा और मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। और जो है मैं पार्ट टाइम एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क करती हूँ। मैंने लिडोरा ग्लोबल को सप्लायर मैनेजर के तौर पे यहाँ पर ज्वाइन किया है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का है। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड बाय माय प्रोफेशन। और बहुत चार्मिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप लोग भी अगर इसमें आएंगे तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट नॉलेज है उस पे हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी जो लिडोरा ग्लोबल की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम लोगों ने 6 प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हमने लॉन्च कर ली हुई हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, किसी भी हवाले से हम लोग कम नहीं हैं। कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हैं, फ्री ऑफ केमिकल्स हैं, नेचुरल सोर्स है हमारे पास। तो जब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? ओके, अब आ रही है। ओके, दैट्स फाइन। ओके, हम सबसे पहले जो उसका यूज है राइस एक्सट्रैक्ट का, उसकी बात कर रहे थे। सबसे पहला जो राइस एक्सट्रैक्ट का बेनिफिट होता है हमारी बॉडी में, वो ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो जी, मैं पहले यही बता रही थी कि देखें, जब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, बीइंग जो है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा बिजनेस जो चलता है वो प्रोडक्ट प्रमोशन से भी चलता है, अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तो हम जब प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे, तो जब हमें प्रोडक्ट का यूज नहीं मालूम होगा, जब हमें ये नहीं मालूम होगा कि इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि जब हमें स्किन कंडीशंस का ही नहीं पता होगा, तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट उसको रेकमेंड करें। जब हमें उसका यूज नहीं पता होगा, उसका बेनिफिट नहीं पता होगा, तो हम अपने कस्टमर की कंप्लेन सुनने के बाद उन्हें कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो सबसे पहली जो हमारी प्रोडक्ट है वो है राइस फेस वॉश। राइस फेस वॉश में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक तो इसमें राइस का एक्सट्रैक्ट डाला गया है और एक इसमें नियासिनामाइड है, ठीक है? जो राइस एक्सट्रैक्ट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं? राइस एक्सट्रैक्ट हम डालते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारी स्किन पे होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट केमिकल्स हैं, जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करेगी या जो हमारे सेल्स को डैमेज करेगी, वो जो है वो रिमूव कर दी जाएगी स्किन से, और हमारी स्किन जो है वो बेबी स्किन रहेगी, वो ग्लोइंग स्किन रहेगी, वो विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी रिंकल्स डिस्प्ले होगी, ठीक है? ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो राइस एक्सट्रैक्ट का है। आप अगर किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे या कुछ भी देखेंगे, तो उसमें आपसे सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि डज इट हैव एनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, जिस तरह हम ये बात करते हैं ना कि कैंसर फ्री बनाता है एक किस्म का, तो कैंसर क्या है? एक अननेसेसरी चीज है जो आपकी स्किन पे, जब स्किन पे या बॉडी के किसी भी हिस्से में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो वो वहां पर डैमेज करना शुरू कर देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से मुराद ये है जो हमारी गर्दो गुबार से वेस्ट स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे रिंकल्स बनते हैं या डैमेज स्किन आती है, क्रैक स्किन आती है, ऑयली स्किन आती है, किसी भी किस्म का कोई भी हमें साइड इफेक्ट उसका फेस पे नजर आता है, उसको ये जो है वो स्टॉप कर देती है, ठीक है? तो सबसे पहला जो बेनिफिट इसका है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का है, ठीक है? दूसरा जो बेनिफिट है राइस एक्सट्रैक्ट का, ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है? विटामिन ई का सोर्स है, यानी ये हमारी स्किन को नरिश करेगा, प्रोमोट करेगा, और हम अगर ड्राई चैप्ड स्किन है तो उसकी नरिशमेंट करेगा, और इन केस अगर ऑयली स्किन है तो उसको जो है वो ऑयल को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि विटामिन ई आप लोगों ने खुद भी सुना होगा कि इसके स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो विटामिन ई है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि चेहरे पे किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, जिसे हम सूजन भी कहते हैं, उसको जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है? और जब चेहरे पे सूजन नहीं होगी, तो चेहरे पे एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, अगर हो भी गए हैं, तो वो प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन का सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि चेहरे पे सूजन आएगी, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। सेकंड, इसका जो विटामिन ई का एक और बेनिफिट है, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड बेनिफिट है, वो ये है कि ये कोलेजन प्रमोशन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। कोलेजन अब क्या है? कोलेजन क्या है? हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव, जब वो रिमूव कर देती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज राइस एक्सट्रैक्ट की, तो फिर जो कोलेजन है ना, वो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है? जब न्यू सेल की प्रोडक्शन प्रमोट होगी, तो स्किन जो है वो नेचुरली जो है वो फ्रेश शो आउट होगी, ठीक है? थर्ड जो राइस एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन को जो थर्ड बेनिफिट देता है, वो है मिनरल नरिशमेंट का। अब मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और यहाँ पर कौन सा मिनरल स्किन को प्रोवाइड किया जा रहा है? सिलिकॉन, ठीक है? सिलिकॉन को जो ये है स्किन को प्रोवाइड करता है। अब सिलिकॉन का हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट है? ठीक है, हमारे फेस पे जब सिलिकॉन मिनरल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका ये बेनिफिट होता है कि ये जो है एंटी एजिंग इफेक्ट शो करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट यानी रिंकल नहीं बनेंगे चेहरे पे, झुर्रियां नहीं बनेंगी, लाइंस नहीं शो होंगी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जी चेहरे पे लाइनें आना शुरू हो गई हैं, ये नहीं होगा। जो बुढ़ापे के असरात हैं वो आना कम हो जाएंगे। वी विल नॉट से इट विल 100% रिड्यूस, लेकिन ये बात है कि आना कम हो जाएंगे, ठीक है? अब हम सेकंड जो हमारी प्रोडक्ट इसमें डाली गई है वो है, ठीक है, नियासिनामाइड के क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला जो नियासिनामाइड है, ये जो है ये विटामिन B3 का सोर्स है, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। तो नियासिन क्या करता है? नियासिन हर किस्म की स्किन डिजीज से हमारी फेस को प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है। जब हमारे स्किन को वो हर किस्म की डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा तो वो मेलानिन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेगा। मेलानिन क्या है? ये चेहरे पे जो दाग धब्बे छाइयां वगैरह बनती हैं, ये उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो जब हमारे स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बीमारी के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल ही नहीं होगा, तो फिर हमारी स्किन पे किसी भी किस्म की कोई स्किन डिजीज शो नहीं होगी। सेकंड बेनिफिट, वही बेनिफिट जो राइस एक्सट्रैक्ट भी शो कर रहा था, वो जी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है ये। ठीक है। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा तो एलर्जिक रिएक्शंस जो फेस पे आते हैं वेदर की चेंजेस की वजह से, तो वो जो है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड बेनिफिट जो नियासिनामाइड डालने का ये है कि राइस फेस वॉश जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए जो फेस पे एक्नी होने से रोके, तो वो कौन सा फेस वॉश है, तो आप ये रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि नियासिनामाइड जो है वो एक्नी बी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। ये एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी आप एक बीमारी होने से पहले ही एहतियात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये फेस वॉश रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन करती हूँ जो यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहेंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, डीप क्लिनजिंग। डीप क्लिनजिंग कैसे हो रही है? उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, कि एंटीऑक्सीडेंट जब होगा तो वो पोर्स को बहुत कंप्लीटली डीपली अंदर जाके जो है वो क्लीन करेगा, और हर किस्म के रेजिड्यूज और जो भी हमारी गर्दो गुबार चेहरे पे पड़ी हुई है वो सारी क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा ऑयल कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये स्किन पे जब ऑयल को बैलेंस करेगा, तो फिर जो है वो एक्सेसिव ऑयल जो हमारे चेहरे पे, कहते हैं जी तेल नजर आता है, ऐसे लगता है आपका चेहरा चमक रहा है, इसके ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो वो जो है ये उसको प्रिवेंट करता है। जब वो होगा तो फ्रेश फ्रेश ग्लोइंग स्किन रहेगी, ना ड्राई होगी ना ही बहुत ज्यादा ऑयली होगी, तो ऑयल कंट्रोल करेगा। स्किन रिपेयर कैसे होगी? स्किन रिपेयर जिस तरह मैंने आपको बताया, सिलिकॉन जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से स्किन जो है वो प्रिपेयर्ड रहेगी, सॉरी फ्रेश रहेगी, और जो है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है। और अगर इन केस किसी भी किस्म का कोई डैमेज हो गया है, तो ये उसको स्किन को रिपेयर कर देगी। जो नियासिनामाइड और राइस है, इन दोनों का एक्सट्रैक्ट उसमें हेल्प करेगा। स्किन बाइटिंग, ऑब्वियसली जब कोलेजन प्रोडक्शन हो रही है तो कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से स्किन के ऊपर एक ग्लो आएगा, स्किन के ऊपर एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास जो हमारी सेकंड प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है जी एंटी एक्नी सीरम। आपको पता है आजकल की जो स्किन है स्किन, बल्कि मैं ये कहूंगी आजकल की जो जनरेशन है उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने को मिल रहा है वो एंटी एक्नी सीरम। एंटी एक्नी सीरम इसलिए क्योंकि एक्नी हमारे न्यू जनरेशन में बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि आजकल की हमारी डाइट्स वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं है, प्लस हमारी जो आबो हवा है वो इस कदर आलूदा हो चुकी हुई है कि जब हम बाहर जाते हैं, हम फेस करते हैं इस एनवायरनमेंट को, तो हमारी स्किन पे बहुत सारी चेंजेस आती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्ने होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लिडोरा ग्लोबल ने एंटी एक्नी सीरम लॉन्च किया है। एंटी एक्नी सीरम में तीन मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो सैलिसाइलिक एसिड है। सेकंड, इसमें जिंक प्रेजेंट है। जिंक जी, वो जिंक एक मिनरल होता है जो हमारी स्किन पे, जिस तरह हमने पीछे सिलिकॉन पढ़ा, यहाँ हमने जिंक डाला है इसमें। ठीक है। और थर्ड, इसमें हमने टी ट्री एक्सट्रैक्ट डाला है। अब मैं आपको बताती हूँ सैलिसाइलिक एसिड हमने क्यों डाला है। सैलिसाइलिक एसिड का बेसिकली क्या इफेक्ट होता है? सैलिसाइलिक एसिड एक एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर क्या होता है? एक्सफोलिएटर ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी डेड स्किन है, जो एक्ने की वजह से आपकी जो स्किन होती है ना, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डेड हो जाती है। आपने कभी केमिकल ट्रीटमेंट देखी हो एक्ने की, तो उसमें भी यही करते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको ट्रेटिनॉइन की क्रीम रेकमेंड करता है। ठीक है। वो किस लिए रेकमेंड करता है? कि वो आपकी पहले से वो फेस की सबसे आउटर लेयर होती है ना, उसको वो रिमूव करता है ट्रेटिनॉइन से। और यहाँ पर हम लोग वो इफेक्ट नेचुरली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम सैलिसाइलिक एसिड से कर रहे हैं। सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पर ये करेगा कि जितनी भी डेड स्किन है जो आपकी आउटर लेयर पे है फेस पे, एक्ने की वजह से जो डेड हो गई है, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। अब सेकंड, इसमें फिर रिमूव तो हो गई, उसके बाद क्या करना है? अब हमने स्किन को ऐसे ही डिस्प्ले पे तो नहीं रखना। अब स्किन जब रिमूव होती है तो फिर स्किन पे पेन बहुत ज्यादा होती है, पेन होती है, वो हवा लगती है, पानी लगता है, साबुन लगता है, हर चीज लगती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमने इसमें जिंक डाला। जिंक क्या करता है? ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स रखता है। आपने सुना होगा, कुछ लोग जिन्होंने एक्ने की ट्रीटमेंट्स ली हुई है, जिंक सप्लीमेंट के तौर पे भी अक्सर लोगों को दिया जाता है क्रीम, जब ये एक्ने की ट्रीटमेंट ली जा रही होती है। क्योंकि उसका क्या बेनिफिट होता है कि ये जब हम स्किन रिमूव करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, तो जिंक क्या करता है? जिंक जो है ना वो जितनी
भी रेडनेस और जितने एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे होते हैं ना फेस के ऊपर, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। तो जितनी सूजन आई होती है और जितनी रेडनेस फेस पे आ रही होती है ना, कि उसको रिमूव कर देता है। ओके। और जो थर्ड हमने इसमें और इसके अलावा जिंक जो है, जिंक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप किसी को एंटी एक्नी सीरम रेकमेंड कर रहे हैं तो जिंक का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो फेस पे ये होता है कि ये फेस को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। यानी ये सन ब्लॉक के तौर पे भी आपकी स्किन पे इफेक्ट करता है। तो हमारा जो एंटी एक्नी सीरम है फिर वो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स अपने साथ अंदर रख रहा है। फिर जी थर्ड बेनिफिट जो है वो टी ट्री एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ओके। प्लीज काइंडली आई वुड लाइक कि ये जो एरोस बीच में आ रहे हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, और आप लोग प्लीज ये एरोस को बीच में मत डालिए। आप लोग एक प्रोफेशनल मीटिंग में बैठे हुए हैं और प्रोफेशनल मीटिंग में यू शुड बिहेव योरसेल्फ। ओके। ठीक है। थर्ड एक्सट्रैक्ट जो है वो है जी टी ट्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है। टी ट्री एक्सट्रैक्ट जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेडिकल फील्ड में होता है वो ये होता है जी कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अब जो भी एक्नी है, एक्नी हमेशा बैक्टीरियल प्रोडक्शन से होती है। ठीक है। जब हम बैक्टीरिया को पैदा होने से ही फेस पे रोक देंगे तो क्या होगा, एक्नी बनेगी नहीं। तो जी इस वजह से हमारा एंटी एक्नी सीरम जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है। वो जल्दी इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। फिर इसके अलावा वो यूवी रेस के जितने भी हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं स्किन पे उसको रोक रहा है, और एक्नी की वजह से जो भी रेडनेस और जो भी फेस पे इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं उनको रोक रहा है। ठीक है। और इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड ने क्या किया, उसने सारी डेड स्किन मूव कर दी। ओके। ये हो गए हमारे चार मेजर बेनिफिट्स हमारे एंटी एक्नी सीरम के। जब ये सब कुछ हो गया तो क्या हो गया जी, हमारे फेस पे एक्नी की वजह से जो आप कहते हैं, आपने देखा होगा, रेडनेस आती है वो सारी खत्म हो जाएगी, स्वेलिंग जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये सीरम हमारी स्किन को दे रहा है कि वो जब ड्राइनेस नहीं होने देगा। सीरम है ना, सीरम का ये बेनिफिट होता है कि ये ड्राइनेस नहीं होने देता स्किन पे। जब ड्राइनेस नहीं होगी तो इचिंग नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी तो वो जो इरिटेशन का टर्म यूज की जाती है वो नहीं होगी। आप देखें ना, जो एक्नी, जिनके फेस पे एक्नी होती है उनको अक्सर ये इशू होता है जी, मुझे फेस पे ना बहुत खारिश होती है, खारिश होती है, जिसकी वजह से मैं अपने जो पिंपल्स हैं उनको पील ऑफ कर देता हूँ या मैं उनको जो है वो छील देता हूँ। तो जब मैं छील देता हूँ तो उससे क्या होता है कि वो फिर वहां पर एक स्कार बन जाता है। तो उस स्कार को बनने से रोकने के लिए ये जो चीजें हैं ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है। अब आपको कोई बोले जी मुझे एक्नी ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप अपना एंटी एक्नी सीरम जो है वो दे सकते हैं ऑर्गेनिक वे में। आप उसको केमिकल फ्री एक प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। ऑयल बैलेंस कर रहा है, ऑयल बैलेंस करेगा। ऑयल बैलेंस कौन सी प्रोडक्ट करती है, अब इसमें टी ट्री जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑयल को बैलेंस करता है फेस पे। जब वो ऑयल बैलेंस करता है तो बैक्टीरियल प्रोडक्शन नहीं होती और फिर एक्ने नहीं बनती। अब एक हो गया, ये तो हमने ट्रीटमेंट की बात की। अब हमारे एंटी एक्नी सीरम जो है उसका एक और बेनिफिट है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसका ये बेनिफिट है कि अगर जो पहले से हमारी एक्नी हो चुकी है, या जो ब्लेमिशेस, या वो जो कहते हैं ना दाग धब्बे बन चुके हैं फेस पे, उसको ब्लेमिश कहते हैं, वो जो ब्लेमिशेस बन चुके हुए हैं उनको ये ट्रीट कर देगी। यानी जितने वहां पर स्कार्स बने हैं या जितने दाग धब्बे बने हैं या जितने गड़े बने हैं, वो सब जो है वो ट्रीट करके फेस को अपनी नेचुरल जो लुक थी उसकी तरफ वापस ले आएगी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे एंटी एक्नी सीरम का, कि ये ट्रीटमेंट के साथ हमारे जो भी किस्म के निशानात फेस पे पड़ जाते हैं, क्योंकि एक्नी ट्रीट हो जाए तो उसके बाद सबसे बड़ा इशू यही हमारे सामने रखा जाता है एक डर्माटोलॉजिस्ट के सामने, कि जी हाँ जी आप मेरे चेहरे पे उस एक्नी के असरात मौजूद हैं, उनको कैसे रिमूव करना है। तो ये उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है। चले हम आगे मूव करते हैं। हमारी जो थर्ड प्रोडक्ट है जी, थर्ड प्रोडक्ट है वो जी है वाइटनिंग बूस्टर। अब वाइटनिंग बूस्टर आजकल के दौर का सबसे बड़ा इशू है। आप सबको पता होगा आजकल के जमाने में सबसे बड़ा इशू ये होता है जी, हाँ जी हमारे चेहरे पे जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, हमें गोरो गोरे भी कहते हैं, हमें मजीद गोरा किया जाए। तो हमारे पास उसके लिए ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें जो है फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को दाग धब्बे और छाइयों का भी मसला होता है। ठीक है। कुछ लेडीज होती हैं जो घरेलू लाइफ में इतनी बिजी होती हैं कि वो डेली कुकिंग कर रही होती हैं, फिर इसके अलावा वो आउटसाइड द वर्ल्ड भी फेस कर रही होती हैं, यूवी रेस उनके फेस पे पड़ रही होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, प्लस हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उनके चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ पड़ जाती हैं। ठीक है। हम उसके लिए अपना वाइटनिंग बूस्टर जो है वो रेकमेंड करेंगे। ये किसी भी किस्म के दाग आपके चेहरे पे पड़ गए हैं या छाइयाँ पड़ गई हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि इसमें कोजिक एसिड होता है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है और इसके अलावा हम
जो है ये इस मकसद के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो ये दाग धब्बे और शायरियाँ ना, उसके बाद स्किन जो होती है ना वो बड़ी रफ पैचेस के फॉर्म में ऊपर क्लियर होना शुरू हो जाती है जब आप उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं ना। कि कुछ आप क्रीम्स देखेंगे जब आप अपने दाग धब्बों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उसके बाद वो स्किन के ऊपर एक रफ टेक्सचर छोड़ जाती है। ये जो है ना, इसके अंदर जो आपके एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, वो ये करते हैं कि आपकी स्किन की टेक्सचर को बेबी स्किन वाली टेक्सचर रहने देते हैं, यानी उसको डैमेज नहीं करते। ऑल्दो ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं आपकी डार्क स्पॉट्स की और पैचेस की, लेकिन ये जो है उसको डैमेज नहीं होने देते, टेक्सचर को बरकरार रखते हैं। ठीक है। जब आपके दाग धब्बे ठीक हो गए, जब आपके पैचेस, आपकी छाइयाँ, हर चीज ट्रीट होगी, आपका स्किन टेक्सचर जो है वो ट्रीट हो गया, वो प्रॉपर है, बेबी स्किन है जैसे आप चाह रहे हैं, तो क्या होगा इन द एंड, आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है। आपकी स्किन ग्लो करेगी और उसी टोन में करेगी जिस जो आपकी डिजायर्ड टोन है। यानी टोन आप मतलब जितनी वाइटनिंग चाह रहे हैं उस टोन में आपकी स्किन बहुत अच्छे से डिस्प्ले होगी और आपको सब पूछेंगे, हाँ जी आप आजकल कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा इसमें हमने जो एक्सट्रैक्ट्स डाले हुए हैं वो कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। जब कोलेजन प्रोडक्शन इम्प्रूव होती है तो एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं, यानी रिंकल फॉर्मेशन नहीं होती चेहरे पे, दाग धब्बे और छाइयां बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होंगी, और अगर हैं भी तो वो ट्रीट हो जाएंगी। ओके। चले जी, अब वो तो होगी हमारी क्रीम्स। अब हमारे पास एक बहुत मार्वलस सी प्रोडक्ट है जो हमारे सीईओ सर ने लॉन्च की है, वो जी हेयर रीग्रो शैम्पू है जी। हेयर रीग्रो शैम्पू का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो हिमालयन रोज ऑयल है। ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट का ये एक्सक्लूसिव लॉन्च है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में जितने भी ये नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग अपनी थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स बना के बैठे हुए हैं ना, उनमें से किसी के पास ऐसा शैम्पू नहीं है जिसमें रोज हिमालयन ऑयल हो। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ रोज हिमालयन ऑयल हमने इसमें क्यों इनकॉर्पोरेट किया है। हमारे सीईओ सर ने कुछ सोचा है ना, तो उन्होंने ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो जी आपको मैं उसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके दो यूजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला जो इसका सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि ये डैंड्रफ, हमारे स्किन आजकल ये भी बहुत ज्यादा कंडीशन कंप्लेन की जाती है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके जी कि हमारे जो बाल हैं उसमें जो है वो डैंड्रफ है बहुत ज्यादा। ठीक है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा कंप्लेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आती है जी, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं जी, और गिर जाएं फिर उसके बाद उगते नहीं है। ठीक है। तो हिमालयन रोज ऑयल हमारा सेवियर है। सेवियर मैं इसको इसलिए कहूंगी क्योंकि ये हमें डैंड्रफ से भी बचाता है और ये हमारे बालों को ग्रो भी करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करता है। ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट जो मैं आपको बताती हूँ उसका, डैंड्रफ का है। डैंड्रफ जो होती है ना, वो जब हमारी स्काल्प जो होती है, स्काल्प होती है जी हमारे सर की जो हमारे सर की स्किन होती है उसको हम स्काल्प कहते हैं। हम अपनी डॉक्टर की फील्ड में, क्योंकि मैं आपको उस फील्ड में ऐसे कुछ टर्म्स यूज कर रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। स्काल्प कहते हैं जी आपके सर की जो स्किन है जिसपे बाल उगते हैं, या जिल्द हम कह सकते हैं हमारी, वो जो है उसको हम स्काल्प कहते हैं। जब हमारी स्काल्प की पीएच लेवल अल्कलाइन हो जाता है, यानी वो एसिडिटी के बजाय बेसिटी की तरफ चला जाता है, तो ये होता है कि उस पे फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है। फंगस का तो आपने नाम सुना होगा, जिसको हम फफूंदी भी कहते हैं। यानी आपके घर में अगर डब्बू रोटी पड़ी हुई है ना, तो अगर उसको आप 3-4 दिन छोड़ देंगे तो उस पर फफूंदी बन जाती है। इसी तरह हमारी स्किन की जब स्काल्प जो होती है वो अल्कलाइन हो जाती है तो उसके ऊपर डैंड्रफ बन जाती है, क्योंकि वहां पर फंगस ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। जब फंगस ग्रोथ शुरू होती है तो वहां पर डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो रोज हिमालयन ऑयल है ना, यहाँ पर वो क्या करता है, उस पीएच को बैलेंस कर देता है। यानी उसको ना तो अल्कलाइन होने देता है, और हमें एसिडिटी भी नहीं चाहिए अपनी स्काल्प पे। ठीक है। तो ना ही एसिड होने देता है ना ही बेस होने देता है। जब वो ना एसिड होगी ना बेस होगी तो हमारी जो स्काल्प है वो अपनी न्यूट्रल पीएच पे आ जाएगी। न्यूट्रल का मतलब ये है कि एक चीज जीरो पे है, ना वो वन पे है ना वो -1 पे है। ठीक है। तो ना वो वन है ना -1 है, वो जीरो है, तो वो परफेक्ट है। फिर हमारी टर्म में, जो डर्मेटोलॉजिस्ट की टर्म है उसमें ये है कि वो परफेक्ट है। अब वो परफेक्ट है तो क्या होगा, उस पर ना फंगल ग्रोथ होगी और ना ही आपका डैंड्रफ आएगा। देखिए हिमालयन ऑयल ने आपकी सारी मुश्किल हल कर दी और बहुत इजीली हल कर दी। ठीक है। अब हम इसका दूसरा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, ये हेयर को रीग्रो करता है। वो कैसे करता है जी, सबसे पहले इसका काम ये है कि जब आपके स्काल्प से इसने डंडफ रिमूव कर दी, फिर उसके बाद ये अपना सेकंड इफेक्ट शो करता है। सेकंड इफेक्ट वो कैसे शो करता है जी, वो जी करता है जी
हमारे जो बाल हैं उनके अंदर जितने मिनरल्स की कमी हुई हुई होती है उन कमियों को पूरा कर देता है। ये रोज हिमालयन ऑयल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं हमारे बालों में। जब हमारे बालों में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो जो दो मुंह में बाल होते हैं जिसको हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं हेयर हेयर लैंग्वेज में, वो स्प्लिट एंड्स जो होती हैं वो ट्रीट हो जाती हैं। जब वो ठीक हो जाएगी तो क्या होगा, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट ये करेगा अपनी डैंड्रफ ट्रीट करने के बाद। आपके जो है वो बालों का टूटना जो है वो खत्म कर देगा। और ये कैसे करता है, क्योंकि ये ऑयल है ना, तो ये ऑयल क्या करता है कि ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, यानी जो बालों की जड़ें हैं जो हमारी सर के अंदर होती हैं, उनको ये नरिश करता है अपनी मिनरल प्रोडक्शन से। तो जब वो नरिश कर देगा तो हमारे बाल टूटने से रुक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड बेनिफिट। अब हम आते हैं इसके थर्ड बेनिफिट पे। अब हमारी डैंड्रफ भी चली गई, हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रांग हो गए, तो हमारे बाल गिरना बंद हो गए। अब हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। आप देखें, एक बंदा कह रहा है मेरे बाल गिरना बंद हो गए, मेरे डैंड्रफ खत्म हो गई, ठीक है, मैं ये दोनों चीजों में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मेरे बाल दोबारा ग्रो भी करें, क्योंकि जो बाल गिर गए हैं वो जगह तो खाली है ना, तो वो जगह अब हमने दोबारा भरनी है। वो कैसे करेगा जी आप ये, जब ये क्या करेगा, हमारा जो हिमालयन ऑयल है ये करेगा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, जिस तरह मैंने पहले आपको सैलिसाइलिक एसिड में एक टर्म यही यूज की एक्सफोलिएशन, इसी तरह ये भी हिमालयन ऑयल यहाँ पर क्या करेगा, एक्सफोलिएशन करेगा। सबसे पहले एक्सफोलिएशन करके जितनी डेड स्किन है, जितनी भी डेड स्काल्प है हमारे सर में, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उन सब डेड सेल्स को, जो सेल्स मर चुके हुए हैं हमारे सर के, उन सबको रिमूव कर देगा। उन सबको रिमूव करेगा तो क्या होगा, स्काल्प पे जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो खून की गर्दिश है, उसे इंप्रूव कर देगा। जब खून की गर्दिश, हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा हो जिसमें खून की गर्दिश जब कम हो जाती है, तो वो हिस्सा जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब उस हिस्से को दोबारा खून की गर्दिश प्रॉपरली दी जाती है, तो वो क्या होती है, वो दोबारा बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये भी हिमालयन ऑयल क्या करेगा, खून की गर्दिश को इम्प्रूव करेगा। जब खून की गर्दिश इंप्रूव हो गई, डेड सेल्स रिमूव हो गए, तो मतलब क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन होगी जी हमारी स्काल्प की। डिटॉक्सिफिकेशन अब क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ये है कि जितना गर्द गुबार, जितनी डैंड्रफ की वजह से डैमेज हुआ है, जितना फंगल ग्रोथ हुआ है, वो सारा आपके जो जड़ें हैं बालों की, उसके अंदर से रिमूव कर दी गई। अब जब रिमूव हो गई, फिर क्या करेगा जी, लास्ट स्टेप में क्या करता है हिमालयन ऑयल, हिमालयन ऑयल फिर ऑयल की पेनिट्रेशन करता है हमारे जो है उसमें स्काल्प में, प्लस ये मिनरल की पेनिट्रेशन करता है स्काल्प में। जब मिनरल और ऑयल की पेनिट्रेशन हो जाएगी स्काल्प में, तो क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छी सी कोटिंग बन जाएगी हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, यानी बालों की जड़ से लेके एंड तक, जिसको हम एंड कहते हैं, वहां तक बालों के ऊपर एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। शाइन आ जाएगी क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड पीएच है। अब हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो चुकी हुई हैं और वो प्रिजर्व भी हो गई हैं, क्योंकि ऑयल ने उन जड़ों को लॉक कर दिया है और उनको नरिशमेंट भी दे रहा है, प्लस उनको मिनरल्स भी दे रहा है। अब हमारे बाल जो हैं वो, जिसे हम एड्स में देखते हैं और कहते हैं जी एक सिल्की शाइनी लुक आ रही है, वो लुक आ जाएगी। ओके, आपको यहाँ तक सब क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने और भी बहुत से टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करनी है। मुझे सारे एक्टिव होकर बताइए कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों को? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, आप सबको समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि मैं जो चाह रही हूँ वो आप तक डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट प्रोडक्ट है, हमारी जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है जी वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। ठीक है, अब ओके, वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल जो है वो अब आप इसके नाम से देख लें। ठीक है, ये है अर्जेंट फेशियल। ठीक है, अर्जेंट फेशियल, फेशियल क्या है, आप जो लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं उनको पता होगा फेशियल क्या होता है, और मैं तो कहूँगी यहाँ जो मेल्स बैठे हैं उन्हें भी पता होगा, क्योंकि आजकल मेल्स भी फेशियल कराते हैं। ठीक है, तो क्या लड़कियां और क्या लड़के, यहाँ पर सब ही फेशियल कराते हैं। ठीक है, फेशियल का बेसिक मकसद क्या होता है? ठीक है, फेशियल का बेसिक मकसद ये होता है कि आपकी जो स्किन पे अर्जेंटली, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, आप किसी ऑफिशियल इवेंट पे जा रहे हैं, आप किसी मैरिज इवेंट पे जा रहे हैं, आप किसी बर्थडे इवेंट पे जा रहे हैं, आप किसी पार्टी इवेंट पे जा रहे हैं, आपका सबसे पहला कंसर्न जो अपने आप से होता है वो ये होता है, हाँ जी अब मेरी फेस की लुक क्या आ रही है। क्योंकि ड्रेसिंग तो आप कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से ड्रेसिंग कर लेते हो, आप, मैं कहती हूँ, लाखों के जोड़े भी पहन लेते हो, लेकिन अगर आपका फेस आपके ड्रेसिंग का साथ नहीं दे रहा, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं, आपकी सारी ड्रेस की लुक भी
डैमेज हो जाती है। तो फेशियल बेसिकली ये चीज होती है, ये 4 से 5 स्टेप्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फेशियल किट। तो ये हमारी जो क्रीम है ये फेशियल किट के तौर पे एक्ट करती है। ये इसके अंदर 5 इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये प्रोडक्ट भी नीचे आप देख रहे हैं हमारी क्रीम के ऊपर हमने ये लिखे भी हैं कि इसके ये 5 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट ये है, क्लिनस करेगा। क्लिनस क्या होती है जी? क्लिनस ये तो नाम से जाहिर हो रहा है कि साफ करेगा, यानी जितने डेड स्किन, जितनी हमारे चेहरे पे गर्दो गुबार इकट्ठी हुई हुई है, यानी 1 हफ्ते की इकट्ठी हुई है, 1 माह की इकट्ठी हुई है, क्योंकि हम जब फेशियल करने लगे, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, जितने भी दिन पहले आपने फेशियल किया था, अब आप इवेंट पे जाने लगे तो उससे पहले जितने भी दिन की गर्द गुबार, जितनी मट्टी, जितना वो कहते हैं कटा पड़ गया हुआ है फेस पे, उस सब को डीपली ये क्लिनस कर देगा, पोर्स के अंदर तक जाएगा, उसको कंप्लीटली साफ करेगा। जब उसको कंप्लीटली साफ कर देगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग का क्या मकसद होता है? स्क्रबिंग का मकसद ये होता है कि जितनी डेड स्किन हमारे चेहरे पे है, जिसकी वजह से डल लुक आ रही है, या जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे एक थकावट के असरात आ रहे हैं, वो सब रिमूव हो जाए, ठीक है। डेड स्किन रिमूव होगी। फिर उसके बाद थर्ड इफेक्ट क्या है जी? मसाज क्रीम। मसाज क्रीम, मसाज के इफेक्ट हम इसमें क्यों डाल रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब हम क्लिनजिंग और स्क्रबिंग करते हैं, हम देखें आपने चेहरे के अंदर से जितना पानी है, जितना तेल है, वो सब रिमूव कर दिया। अब आपने सब रिमूव कर दिया तो क्या हो गया? आपकी स्किन ड्राई हो गई है, ड्राई हो गई है, इची हो गई है, और थोड़ी सी स्ट्रेच हुई होगी, ऐसे लगेगा जैसे आपके चेहरे को किसी ने खींचा हुआ है। तो उस इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम देते हैं मसाज क्रीम। मसाज क्रीम में बेसिकली क्या होता है, इसमें वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स जो होते हैं वो आपके फेस की नरिशमेंट करेंगे, ठीक है। नरिशमेंट के लिए यूजली जो विटामिन यूज होता है वो होता है विटामिन ई ही, बेसिकली ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा इसमें एक दो हम और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेट हमने किए हुए हैं। वो क्या करते हैं, हमारे फेस के ऊपर ऑयल बैलेंस करेंगे, प्लस हमारे फेस के ऊपर एक ग्लो लेके आएंगे, ठीक है, ग्लो लेके आएंगे। तो जितनी डलनेस है या जितनी थकावट के असरात हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो स्किन पॉलिश है। स्किन पॉलिश आपको पता है क्या उसके इफेक्ट होते हैं कि चेहरे पे अगर कोई गैर जरूरी बाल हैं जिनका बहुत डार्क कलर डिस्प्ले हो रहा है और आप उसे नहीं रिमूव करते नॉर्मल रूटीन में, तो ये उसको टैन कर देगा। टैन कर देगा तो उसका कलर जो है वो शो नहीं होगा। लास्ट में मास्किंग, आपको पता है फेशियल का लास्ट स्टेप जो होता है वो मास्किंग होती है। वो किस लिए होती है कि स्किन को पूरी तरह रिलैक्स कर दिया जाए, सारे मसल्स जो इस टाइम पे स्ट्रेच हुए हैं या पुल हुए हैं या वियर टियर जिसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट की टर्म में, यानी जो खींचातानी की गई है स्किन के साथ, कि पहले उसको क्लेंस करके स्क्रब करके मसाज किया फिर पॉलिश लगाई है, वो सब चीजें अब रिलैक्स हो जाएं और जो स्किन है वो अपने नेचुरल टोन पे आ जाए, नेचुरल टोन पे आ जाए। और हमारी नेचुरल टोन जो हमारा अल्टीमेट डिजायर है वो क्या है? बेबी ग्लोइंग स्किन, ठीक है। हमें चाहिए कि हमने इवेंट पे जाना है तो हमारी स्किन बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक छोटे बच्चे की स्किन है, और बिल्कुल वैसे ही चमक रही हो, और बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हो, फुली नरिश्ड हो, जैसे पूरी मतलब कह हर चीज का बैलेंस है। क्योंकि अल्लाह ताला जब एक न्यूबॉर्न बेबी को भेजते हैं तो हम लोग जब उसको सबसे पहले हम उसकी टच ही कैसे फील करते हैं, हम उसकी स्किन को हाथ लगा के कि कितना नरम है बच्चा, कितना मुलायम है। तो वो चीज हम अपने फेस पे लाना चाह रहे होते हैं उस इवेंट पे जाने से पहले। आप सब सो गए हैं या एक्टिव हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्लियर है? थैंक यू मैम सादिया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे 5 इन 1 इफेक्ट्स। मैंने आई होप सो आप सबको क्लियर कर दिया। अच्छा, हमारी जो ये अर्जेंट फेशियल किट है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑल टाइप की स्किन के ऊपर आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। किसी भी किस्म की स्किन है आप उस पे ये रेकमेंड कर सकते हैं। यानी अगर ऑयली स्किन है तब भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, और अगर जो है वो ड्राई स्किन है तब भी आप दोनों केसेस में ये रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यही दोनों बेसिक काइंड ऑफ स्किन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ इफेक्ट है वो ये है जी डलनेस। वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। डलनेस जो आती है चेहरे पे, थकावट का असर है या जो भी चीजें हैं, वो उन सब को ये रिड्यूस कर देगा। और अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या था जी? कि इवेंट पे जाने पर जाने से पहले जो है जिस तरह हमारे कपड़े चमक रहे हैं, जिस तरह हमारी जो है वो कॉन्फिडेंस चमक रहा है, उसी तरह हमारा फेस भी ग्लो करेगा। तो ये सबसे बेस्ट आइटम है जो आप अपने जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स को दे रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ जी भाई, अगर आपने जो है क्या नाम है, कहीं पर भी अर्जेंटली जाना है तो आपने फौरन तैयार होना है, आपके पास 10-15 मिनट, आप ये अर्जेंट फेशियल क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करें और इसको रिमूव करें, एंड दैट्स इट, आपका फेस बिल्कुल रेडी
या किसी भी इवेंट पे जाने के लिए। ओके, तो यहाँ तक होगी आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? मुझे प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। हमारा टाइम, जी हमारे पास 20 मिनट रहेगा। सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? ओके, दैट्स गुड, इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि जो है वो प्रोस्पेक्टिंग है। अब प्रोस्पेक्टिंग, आप लोग सारे जो है, मुझे ये फीडबैक भी आया है कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आप सब बहुत ज्यादा वरीड हो। ये वरी होने वाली चीज नहीं है, ये एक बहुत मजे की चीज है। इसके साथ आप जितना खेलेंगे ना, उतनी ये अच्छे तरीके से आपको इन रिटर्न एडवांटेजेस देगी। आप इसको एक, वो जिस तरह कह सकते हैं ना, एक छोटा बच्चा किसी अपने टॉय के साथ खेलता है ना, तो वो दुनिया से बेगाना होके बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम कर रहा होता है बैठ के खेलने का। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ माइंड, कंप्लीटली फ्री ऑफ नेगेटिविटी, कंप्लीटली फ्री ऑफ एवरी स्ट्रेस दैट यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। देखिए यहाँ पर टर्म यूज की गई है, सर्चिंग। सर्चिंग यानी किसी चीज को तलाश करना या किसी चीज को एक्सप्लोर करना। पोटेंशियल कस्टमर, ऐसा कस्टमर, पोटेंशियल उसको कहा जाता है, वो कस्टमर जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है इस टाइम पर दुनिया में। ठीक है, उसको हम कहेंगे अपना, ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि ये हमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब वो जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, उसको हम ये नहीं कि सिर्फ हम घेर के ला रहे हैं, नहीं, वो हमारी प्रोडक्ट से भी बेनिफिट उठाएगा, वो हमारी सर्विसेज से भी बेनिफिट आएगा उठाएगा। अच्छा, वो ये हो गया उसका बेनिफिट, कि वो ये बेनिफिट उठा रहा है कि वो हमारी प्रोडक्ट से फायदा उठा रहा है, वो हमारी सर्विसेज से फायदा उठा रहा है, और इन रिटर्न हमें क्या फायदा हो रहा है? टू इनिशिएट एंड बिल्ड न्यू बिजनेस रिलेशनशिप, यानी ये टू वे गेम है। अगर हमारे कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? हमारा बिजनेस जो है वो खड़ा हो रहा है, वो इनिशिएट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है, वो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग के दो मेन स्टेप्स होते हैं। एक होता है रिसर्चिंग। रिसर्च का वर्ड आप लोगों को पता होगा। जो लोग एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को ये टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई होती है कि रिसर्चिंग क्या होती है। यानी किसी चीज की, एक चीज अपने माइंड में रखना कि हाँ, एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे हवा ठंडी चल रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट रैंडम सी यूज कर ली कि हवा ठंडी चल रही है। अब रिसर्चिंग में आपका काम ये है कि आपने ये पता करना है कि हवा ठंडी क्यों चल रही है और क्या चीजें हैं जो इसको ठंडा बना रही हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा जी, हाँ जी, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, वेदर में मॉइस्चर इंक्रीज हो गया है, हवा में जो है नमी आ गई है, नमी आ गई है, जिसकी वजह से ठंड के असरात आ रहे हैं। ठंड के असरात आ रहे हैं तो क्या है? हवा ठंडी हो गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिसर्च। इसी तरह इसमें जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, आइडेंटिफाइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों के लिए। लिडोरा ग्लोबल के साथ बिजनेस करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, आइडेंटिफाइंग। यानी आपने उस इंसान को पहचानना है जिसने आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना है। अगर आप नहीं पहचाने, फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे के साथ एक महीने से एफर्ट लगा रहे हो कि भाई हाँ जी आप आ जाए मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लें, लेकिन वो बंदा एक्चुअली में बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट आप उसको खींचातानी से या जबरदस्ती घसीट घसीट के ला रहे हैं, तो आपने आइडेंटिफिकेशन में बहुत गलत किया है। वही एक मंथ में आप शायद पोटेंशियल कस्टमर्स अगर ढूंढ लेते, तो आप उस एक बंदे की जगह 15 बंदे ज्वाइन करवा लेते। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिसर्चिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? एक्टिव हैं सब? चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे, आपको प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो हम आगे मूव करें। ओके जी, क्लियर होगी। चलें जी, हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये तो होगी प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग का वर्ड निकला किससे? है, प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट कौन है, ये भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि प्रोस्पेक्ट कौन है। प्रोस्पेक्ट, अभी हमने जैसे पीछे देखा, पोटेंशियल कस्टमर का वर्ड यूज किया। पोटेंशियल
कस्टमर क्या है? जो पर्सन हु इज लाइकली टू एक्ट एज योर क्लाइंट इन योर बिजनेस, यानी आपका वो क्लाइंट या आपका वो कस्टमर या आपका वो रिलेशन जिसके साथ आप अपनी बिजनेस को करते हो, और जब वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है तो आप उसे अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज ऑफर करते हो, और वो फिर अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से उसको अवेल करता है। यानी जो उसकी कंफर्ट जोन होगी आपने उसका भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने अपनी चीजें उस पर इम्पोज करनी है। प्रोस्पेक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है, याद रखिएगा, जो गुण है जिसे हम कहते हैं कि इसकी जो इसमें कामयाबी की जो चाबी है वो ये है कि आपने अपने कस्टमर की कंफर्ट जोन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप कंफर्ट जोन का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रोस्पेक्ट जो होता है उसकी आपने कैसे पहचाना है, जैसे मैंने पीछे आपको कहा, आइडेंटिफाइंग योर प्रोस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रोस्पेक्ट में अगर आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं तो आप बातों में कौन सी तीन चीजें पहचानोगे उसके अंदर जिसकी वजह से वो आपका प्रोस्पेक्ट बनने के काबिल है। हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट बनने के लायक नहीं है। आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हो, आप लोग एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आप लोगों ने ये तीन चीजें अपने प्रोस्पेक्ट में पहचाननी है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि उसको आपकी प्रोडक्ट लेने की नीड हो, और ये तो हम लोग हर एंगल से 100% क्वालिफाई करते हैं। कैसे जी? हम लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो स्किन केयर आजकल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिकमेंडेशन है, नीड है हर पर्सन की। आप किसी भी पर्सन को देख ले, इवन वो देहात में रहता है या वो शहर में रहता है या वो किसी महल में रहता है, वो कोई ना कोई फेस वॉश, कोई ना कोई फेस क्रीम या कोई ना कोई शैम्पू यूज कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही चीजें रेकमेंड कर रहे हैं। तो उसको नीड होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की, तो ये तो 100% फिट बैठता है हमारे बिजनेस में। सेकंड, आपने जो है अपना प्रोस्पेक्ट देखना है, उसमें आपने ये भी देखना है कि वो उसके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभार बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर जाते हैं और एंड में आके हमें एक जवाब मिलता है, जी हाँ जी मेरे अम्मी अब्बू नहीं मान रहे तो इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आपने अपना फोकस इस केस में उसके अम्मी अब्बू पे रखना था। एक्चुअली आप लोगों ने उसके बेटे पे या बेटी पे रख के गलत किया ना। यही तो हमारी कमजोरी है कि हमने बेटा और बेटी के ऊपर दिमाग खपा लिया। खपाना हमने उनके वालिदैन पे था। तो जब आप स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें तो आप उससे ये चीज पूछ लें कि आप डिसीजन मेकर हैं। जब आप अपनी इनिशियल कॉल करेंगे, प्रेजेंटेशन कॉल करें, तो आप उनसे ये बात पूछें कि क्या आप अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपने एक फॉर्म फिल किया है या आप एक ऑनलाइन जो है वो रिकमेंडेशन के ऊपर आए हैं, तो फिर जो है क्या आप डिसीजन मेकर हैं। वो आपको बता देंगे वेरी क्लियर, जी जी बिल्कुल मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, या वो बताएगा नहीं जी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिसीजन मेकर। ठीक है, तो आपको मैं इस केस में रेकमेंड करूंगी कि उसके पेरेंट्स से भी एक छोटी सी चैट रख लिया करें। और उससे ये होता है कि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ही डिसीजन मेकर होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को जब सेटल करने के ऊपर आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को खुद ही राजी कर लेते हैं। वो आपको ये जवाब देते हैं कि हाँ जी हम अपने पेरेंट्स को राजी कर लेंगे, और वो वाकई कर भी लेते हैं। ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो बिल्कुल सही है। जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को मना सकता हूँ, वो फिर आपको बता देते हैं जी हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो इन आपको प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि कभी कभार आपको सेकंड रिलेशन से भी बात करनी पड़ती है अपने प्रोस्पेक्ट की, ठीक है। थर्ड चीज, पर्सन शुड बी विलिंग टू मेक अ परचेज। परचेज के लिए वो विलिंग कैसे होगा? वो विलिंग ऐसे ही होगा जब उसको नीड होगी, तो वो विलिंग होगा कि वो कहेगा हाँ जी मैं किसी और से फेस वॉश, मैं जाता हूँ मंथली अपना फेस वॉश भी लेके आता हूँ, अपनी जो है मंथली जो है वो फेस क्रीम भी लेके आता हूँ, मैं अपना मंथली शैम्पू भी लेके आता हूँ, मैं मंथली जाके अपना फेशियल भी करवाता हूँ। तो वो वही प्रोडक्ट्स अगर मैं एक मंथ आपके साथ परचेज कर लूंगा, तो इससे बड़ा क्या बेनिफिट है कि मैं लाइफ लॉन्ग के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ जो मुझे बेनिफिट्स भी देगा। तो ये है जी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली बात, ठीक है। वो आपका फ्रेंड भी बन गया, आपके साथ बिजनेस पार्टनर भी बन गया, और उसको बेनिफिट्स भी हो गए। यानी उसको घर बैठे इनकम भी आ रही है, उसको घर बैठे प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं जो उसकी स्किन के लिए बेहतरीन है, और इसके अलावा उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी आ रहे हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेन करने में आपके साथ एफर्ट्स लगाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स डिलीवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल या हॉट हॉट मार्केट।
इसको हॉट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार जो होते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो इस मार्केट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे माशाल्लाह इस टाइम पे डायमंड लेवल पे बैठे हुए हैं या जो एम्बेसडर लेवल पे बैठे हैं, उन्हें इन मार्केट्स का बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये जो नॉलेज है ये आई थिंक सो ज्वाइनर्स के लिए बहुत न्यू होगी, तो वो इसको जरा अच्छे से समझ लें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, हॉट मार्केट ये होती है आर यू पीपल एक्टिव? मैं साथ आप लोगों को एक्टिव भी रखना चाह रही हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग अपनी एक्टिवनेस प्लीज शो करते रहें साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ताकि मैं ना सो जाऊं ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। चले, सही है, बहुत अच्छी बात है, आप सब एक्टिव हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम देख रहे हैं जी हॉट मार्केट। हॉट मार्केट जी आपको मैं बता रही हूँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ठीक है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं ये आपके बिल्कुल इमीडिएट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। यानी आप जब अपने फैमिली गैदरिंग्स में बैठ रहे हो या आप अपने रिश्तेदारों में बैठ रहे हो या इवन आप अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हुए हो, तो वो आपसे पूछेंगे जी हाँ जी आजकल आपका मोबाइल यूज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं अपने मोबाइल पे, कुछ आप ऑनलाइन स्क्रोलिंग ही कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं? तो देन यू कैन इजीली रिकमेंड दम, नो आई एम डूइंग अ बिजनेस, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ, मैं इसमें से मंथली 20 to 25 K अर्न कर रहा हूँ। और इसमें क्या करना है जी, बहुत ईजी है जी, आपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए जो है अपना बिजनेस रन करना है। ठीक है, आप इतनी सी डेफिनेशन देंगे तो वो पर्सन के माइंड में ये बात आ जाएगी कि हाँ जी मैं तो सोशल मीडिया रोज ही यूज करता हूँ, तो मैं तो फालतू कामों के लिए यूज करता हूँ, अगर मैं इसकी तरह जो है वो विदाउट स्क्रोलिंग के बजाय उसको एक बेनिफिशियल यूज में लेके जाऊंगा, तो मुझे भी 20 to 25 K एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी, अदर देन मेरी जॉब है या जो भी उसका इनकम का सोर्स है, उसके अलावा एक 20 to 25 K जो है वो एक एक्टिव इनकम जो उसको आना शुरू हो जाएगी। सेकंड जो हमारी मार्केट है वो है हमारी वार्म मार्केट। अब वार्म मार्केट क्या होती है? वार्म मार्केट वो होती है जो हमारे सेकंड कजन्स हो गए या फ्रेंड फैमिली फ्रेंड्स हो गए, उनको हम कहते हैं वार्म मार्केट। ठीक है, यानी जिनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमारे रिलेशंस का उनके साथ रिलेशन है। ठीक है, जब आप अपने रिलेशंस को बताएंगे तो वो उनको बताएंगे अपने आगे से रिलेशंस को, वो उनको फिर आपका कांटेक्ट भी देंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो हमारी मार्केट होती है उसको हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। कोल्ड कॉलिंग में ये होता है जी अननोन या स्ट्रेंजर, बिल्कुल एक बंदा जी आप उसे नहीं जानते, ठीक है, या तो आप उसे किसी सोशल मीडिया ऐप पे मिले हो जैसे इंस्टाग्राम या इस तरह, उसने जस्ट रैंडमली आपको फॉलो किया और उसने आपको आपकी वीडियोस देखी, आपकी रील्स देखी और उसने आपको कहा जी माशाल्लाह आप क्या करते हो, और देन लाइक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, और कन्वर्सेशन स्टार्ट होती हुई आपने अपना बिजनेस एक्सप्लेन किया, उसने अपनी नीड्स एक्सप्लेन की, उसने अपने गोल्स एक्सप्लेन की, तो वो ये होगा, वो आपकी कोल्ड कॉलिंग है। थर्ड फोर्थ हमारी जो मार्केट है वो है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग में ये होता है कि हम लीड्स जो है वो किसी भी जो है सोशल मीडिया ऐप को यूज करते हुए जो एड्स लगाते हैं या जो चीजें भी वो करते हैं, बस वो हमें लीड्स दे देते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जी आप हमें कॉन्टैक्ट्स दें, वो लोग जो ऑनलाइन वर्किंग में इंटरेस्टेड हैं हम उन्हें पे करते हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट्स देते हैं, फिर हम उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें अपना प्रोस्पेक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारी जो मार्केट है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अब ये दोनों फिजिकल भी हो सकती है और सोशल मीडिया पे भी हो सकती है। ठीक है, फिजिकल इस तरह हो सकती है जैसे हम अपने इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है, कोई स्कूल है या हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, वहाँ आप जाकर अपने पोस्टर्स जो है वो पब्लिश करवा के पेपर पे रख रहे हैं और आप उधर बाहर खड़े होकर या उनके रिसेप्शन डेस्क पे रखा है, और वो जो है उन पोस्टर्स को जो इंटरेस्टेड लोग वहाँ खड़े होंगे वो उस पोस्टर पे देखेंगे ऑनलाइन वर्किंग घर बैठे पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, ये सब चीजें वो उस पे जब पढ़ेंगे तो वो जो है वो पोस्टर्स ले जाएंगे, उस पे आपका कांटेक्ट होगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और सोशल आप ऐसा कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, बट आपकी दो शर्तें हैं, एक तो आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हो और एक आपके पास ट्रेडमार्क हो, और दोनों आपके पास है तो आप ये काम भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि न्यूज़पेपर में आप लोगों को पता है इस तरह के एड्स आते हैं, तो वहां पर आप बहुत अट्रैक्टिव से 5-6 वर्ड्स का एक ऐड बना के और नीचे जो है वो आप जो है अपना नंबर दें और आपको एक बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि आज की दुनिया में भी कुछ लोग न्यूज़पेपर के एड्स को जेन्युइन मानते हैं बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया के एड्स को माने। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल तरीका है जो आज आप सबके नॉलेज में आ गया, और मैं ये चाहूंगी कि आप सब जो हैं वो जब रिव्यू दें तो आप ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज उन लोगों के लिए अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें कि ये जो न्यूज़पेपर ऐड वाला बात है
ये आज तक किसी के नॉलेज में नहीं थी, ये आज आप लोगों के नॉलेज में आई, ठीक है। और आप लोगों के तो बस उससे मेरे भी नॉलेज में आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, ठीक है। बाकी फिर हम जो थर्ड चीज है वो ये आ गई, बैनर्स। बैनर्स ये होता है कि आप किसी भी चीज का पोस्टर बनवा के वॉल्स पे पेस्ट करते हैं। आप लोगों को पता है, आप किसी स्कूल के बाहर लगा दें, या आप ये जो नॉर्मल इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं जिसपे वैसे ही लोगों ने पेस्टिंग की होती है या लगाई होती है, तो वहां पर आप ये भी लगा दें, बैनर्स अपने लगा दें। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे जो वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से हम अगले पे आते हैं, वो जी है हमारी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स, ठीक है। वेबसाइट्स या ब्लॉग्स, ये जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वेबसाइट्स जिन्होंने अपनी बनाई हुई है, अपने बिजनेस से रिलेटेड बनाई हुई हैं, क्योंकि वेबसाइट्स भी बन जाती हैं हर बिजनेस की, ठीक है। जिस तरह हमारी लीडोरा ग्लोबल की अपनी वेबसाइट है, इसी तरह कुछ लोगों ने पर्सनली अपनी अपनी वेबसाइट्स रखी हुई हैं जिसपे वो अपने ब्लॉग्स शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो डेली रूटीन में क्या वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग की क्या फीडबैक है, और वो कितना परसेंट उनको एडवांटेज दे रही है, ठीक है। वहां पर इस मार्केट का ये होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ये डालनी पड़ती है कि आपको यहाँ पर डेली अपनी जो नॉलेज है या डेली जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो डेली की डेली देनी। इसमें आप छुट्टी कर ही नहीं सकते, किसी भी सूरत आप छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इस मार्केट को अप्रोच करने की कोशिश करें तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्किंग, ठीक है। लास्ट हम मार्केट पे आते हैं, वो जी हमारी आ गई ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, जो हम सब कर रहे हैं इस टाइम पे। बाकी हमने सारी मार्केट्स को इग्नोर किया हुआ है। ये आप इस चीज पे एग्री करते हैं? मुझे जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी हमने सारी मार्केट्स को जो है वो इग्नोर किया हुआ है। देखिए, हम एक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और 6 मार्केट्स हमने छोड़ी हुई हैं, ठीक है। 6 मार्केट्स छोड़ी हुई हैं। तो जो है, हमें आप मुझे ये बताएं कि एक एक ही होता है और दो 11 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो नहीं कर सकते तो आप एक के ऊपर फिर सारी जिंदगी एक एक को 11 मनाते रहे, तो आपको 11 साल लग जाएंगे 11 मनाते हुए, ठीक है। तो आज से आपको मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप ये सातों मार्केट को हिट करें। एंड मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे और आप लोगों को कामयाब करे, ठीक है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में ये है जी कि आप लोग जो है वो अपनी सोशल मीडिया एप्स को एक्टिव करते हो। फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गई, टिकटॉक हो गई, जो भी हो गई, ठीक है। आप उसके ऊपर अपनी जो है कंपनी की एडवर्टीजमेंट्स रन करते हो, चाहे वो पोस्टर के फॉर्म में है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो आपकी अपनी कोई काविश है जिसको आप शो कर रहे हो, या आप अपनी जो है वो अर्निंग शो कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप शो कर रहे हो, ठीक है। वो एक ऐड के तौर पे एक्ट करेगी, और उस ऐड के ऊपर जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग आपको अप्रोच करके आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने उनको इग्नोर करना और आगे मूव करना, या आपने ये चीजें भी साथ जो है वो रखनी है, ठीक है। ये चीजें भी आपने अपने उसमें रखनी है कि भाई मुझे ये चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोस्पेक्टिंग के बेनिफिट्स। प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, देखें। अगर आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी मैं कहती हूँ कि मेरी ये 6 प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं दुकान खोल के बैठ गई हूँ, अब मैं दुकान खोल के बैठ गई हूँ, मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करी, किसी को कैसे पता चलेगा कि लिडोरा ग्लोबल की 6 प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस ओपन हो चुका हुआ है। जब तक मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करूंगी तब तक कोई मुझे अप्रोच नहीं करेगा, और जब तक मुझे कोई अप्रोच नहीं करेगा तब तक मेरी सेल्स नहीं हो सकती। तो प्रोस्पेक्टिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। जब हम उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो फिर ही हमारी सेल्स होगी, और जब सेल्स होगी तो उसके डबल बेनिफिट्स होंगे। हमारे सीईओ सर को प्रॉफिट होगा, जो हमारा सबसे मेन टारगेट है। हमें खुद को प्रॉफिट होगा, वो हमारा उससे भी बड़ा टारगेट है, ठीक है। हमें अपना भी सेल चाहिए, हमें सीईओ सर की भी ग्रोथ चाहिए, हमें अपनी भी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे साथ जो है जी जी बिल्कुल मैम, सादिया आप जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी सेल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, बेटर कन्वर्जन रेट्स। बेटर कन्वर्जन रेट, जब आप किसी से बात करेंगे, आप किसी को एक चीज जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो जो है वो फिर वो क्लोजिंग की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वो क्लोजिंग की तरफ जब आप मूव करेंगे तो देखें, जब आप जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना उतनी अच्छी क्लोजिंग होती है, और उतनी अच्छी क्लोजिंग के बाद उतनी जल्दी प्रोस्पेक्ट आपका ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये बेटर कन्वर्जन रेट्स की तरफ है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा थर्ड बेनिफिट जो है वो ये है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट। जब आपके प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता रहे हो कि अगर मैं यहाँ से बेनिफिट कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है एक बहुत अच्छा ट्रेन ट्रेन करूंगा, तो फिर आप जो है उसको एक ट्रस्ट डेवलप होगा। मेन हमारा टारगेट ये है ना
प्रोस्पेक्टिंग का जो मेन हमारा टारगेट, जो आउटकम जो हमें चाहिए, वो ये है कि आपका प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो आपके बिजनेस को लाजमी ज्वाइन करेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और सबसे लास्ट जो बेनिफिट है हमारा प्रोस्पेक्टिंग का, ये है जो आप सब ने आज तक फेस किया है, वो ये है कि आपको अपने कंपटीटर का पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कस्टमर के साथ जो है वो जो है आप बात कर रहे होते हो, तो आप उससे पूछते हो आपने पहले कहीं ऑनलाइन वर्क किया है? ये आप लोग अपनी इनिशियल कॉल में पूछते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको आगे से कहता है हाँ जी मैंने किया जी। हम पूछते हैं जी आपने कहाँ ऑनलाइन वर्किंग की है, आप काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। जो वो बताएंगा जी मैंने, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफएलपी में काम किया हुआ है, ठीक है। एफएलपी में काम किया, ओके फाइन। तो यहाँ आपको समझ आ जाएगी कि मेरा एक कंपटीटर जो है वो एफएलपी है, ठीक है। किस तरह फिर आपको, आप जब उस बंदे से कॉल अपनी वाइंड अप करोगे तो उसके बाद आप एफएलपी को सर्च करोगे। ये आपकी जॉब है एज अ एंटरप्रेन्योर, कि आप जाओ और सर्च करो। सर्च करो कि एफएलपी और आपकी जो मार्केटिंग प्लान है उसमें क्या डिफरेंस है, और आपका मार्केटिंग प्लान एफएलपी के मार्केटिंग प्लान से किन किन पॉइंट्स पे अच्छा है। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज इग्नोर नहीं करनी, आपने ये भी देखना है कि एफएलपी का मार्केटिंग प्लान जो है वो आपसे किन चीजों में बढ़तरी ले रहा है। जब आप ये देखें, अपनी सिर्फ खूबियां नहीं बयान की जाती हैं लोगों को, अपनी कमियां भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरे अंदर ये डिसएडवांटेज, फिर आपको पता होना चाहिए। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यही चीज देखनी है कि अगर मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे कहता है कि आप लोग तो ऐसे ही करते हो, एफएलपी वाले ऐसे नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको क्या रिस्पॉन्ड बैक करना। अगर आप उसका प्रोस्पेक्ट को ये कह देंगे हाँ जी मैं इस बात के लिए ना आपको अपनी सीनियर को कॉल में ऐड करूंगा, और जो है ना वो आपको इस बात का जवाब देंगे, देखिए बहुत बुरा इंप्रेशन है, बहुत ही गंदा इंप्रेशन है आपका कस्टमर के साथ। ठीक है, वो कहेगा हाँ जी इसको खुद तो पता नहीं, वो आ गया मेरे पास मुंह उठा गया, आ गई। पहले ही पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा बदगुमान है इस फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें यहाँ के बेनिफिट्स ही नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने कंपटीटर्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर अपने कंपटीटर का पता होगा तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकोगे, और जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो फिर आपके बेटर कन्वर्जन रेट्स आएंगे, बेटर कन्वर्जन रेट्स आएंगे तो आपका बहुत अच्छा सा बिजनेस स्टैंड होगा। ओके, अब सबसे लास्ट पे हम आते हैं। हमारे चैलेंजेस जो हम प्रोस्पेक्टिंग करते हुए फेस करते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी देना पड़ती है। अगर आप अपना टाइम नहीं दे रहे, आप कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर जीरो एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा। विदाउट आप ये देखें, आप ये कहें कि आप किसी को लेके आते हैं और वो आपको कहे जी मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा दूंगा, ठीक है आप 1 घंटा दे। मैं तो कहती हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को हाँ जी ठीक है, मुझे तो आपका 1 घंटा भी काफी है, बस आपका वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि वो 10 घंटों पे भारी हो, ठीक है। तो आपका अगर 1 घंटा भी है तो वो प्रॉपर यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करते हुए फेस होता है, आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है, अपनी एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। सेकंड, आप यहाँ पर एक टर्म देख रहे हो अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टिनिटी क्या होती है कि मतलब जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होती है, ये आप सब एग्री करेंगे, मैं चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहती हूँ कि आप सब लोगों को माइंड में ये बात होती है कि नहीं, कि पता नहीं ये ज्वाइन करेगा कि नहीं, होती है ना आप लोगों के माइंड में? मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में जल्दी से। जी बिल्कुल, जहां ये बात हमारे दिमाग में आ गई वहीं हमारी प्रोस्पेक्टिंग फ्लॉप हो गई, ठीक है। जिस टाइम आप ये बात सोचते हो ना पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या नहीं, उसके उस टाइम के बाद से आप बिल्कुल फ्लॉप एफर्ट कर रहे हो। अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं इसको जो है वो लेके आऊंगा, आपने ये नहीं सोचा कि पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो आप जो है ना आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। थर्ड, आपको जो सबसे पहली चीज अपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सीखनी है वो इनकार, ठीक है। आपको मुंह पे ना मिलेगी, और कुछ ना के साथ आपको वो क्या कहते हैं फूलों में पत्थर लपेट के फेंके जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो आपने वो भी बर्दाश्त करने हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे से। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे या आपने अपनी इंसल्ट करवानी है, नो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रही, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आपको रिजेक्शन सुननी है और आपने उसको बहुत प्रोफेशनली टैकल करना है। प्रोफेशनली टैकल करना कैसी है, ये यहाँ पर ये माशाल्लाह अमेजिंग जो है वो टीम लीडर्स बैठे हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें हमने चैलेंजेस को कैसे
फेस करना है। आपको अगला बंदा एक टोंट मार रहा है या आपसे एक गलत बात कर रहा है, तो आपने उसके जवाब में ऐसी कौन सी बात कहनी है जिसके जवाब से वो जो है वो चुप तो हो जाए, लेकिन वो अपने रिजेक्ट, वो अपनी बात पे शर्मिंदा भी हो जाए कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा ये कॉस्टली होती है प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि जब आप लीड्स ले रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो ना, तो फिर आपको थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी जो है ना वो थोड़ी सी खर्च करनी पड़ती है। ये भी सच है। अब आपको पॉकेट मनी, या अब अगर आप इंस्टा पे ऐड लगा रहे हो या टिकटॉक पे ऐड लगा रहे हो, तो आप अपनी जेब से पैसे लगा रहे हो जब आप बिजनेस शुरू करते हो। देखो जी, बिजनेस तो चल नहीं सकता। यहाँ पर जो फ्रेशर्स बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, दोनों इस बात से एग्री करेंगे, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, आप दुनिया का कोई काम कर लें, आप दुनिया में कुछ भी कर लें, मैं कहती हूँ आप इस दुनिया में आने के लिए भी आपके पेरेंट्स ने पैसे लगाए थे, उसके बगैर आप इस दुनिया में नहीं आ सकते थे, ठीक है। आपको इस दुनिया में लाने के लिए भी पैसे लगाए गए थे, और आपने इस दुनिया में जब तक रहना आपने पैसे ही लगाने हैं। आपको यहाँ पर कुछ मुफ्ते का नहीं मिलेगा, ठीक है। मुफ्ते की हमें एक ही चीज दी गई थी, उस पर इंसान खुश नहीं था, और वो था मनोसलवा। और इंसान इतना ना शुक्र है ना कि उसने वो भी खत्म करवा दिया था, तो उसके बाद से अल्लाह ताला ने भी कह दिया तुम्हें मुफ्ते में मैं कुछ नहीं दूंगा। तो इसलिए आप लोग मुफ्ते का तो बिल्कुल भी मत सोचें, ठीक है। चलें, थोड़ा सा मजाक भी हो जाए ताकि आप लोगों का माइंड भी फ्रेश रहे साथ, ठीक है। तो मैं एंड करूंगी अपने सेशन को यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात से कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट्स रिक्वायर करता है। प्रोस्पेक्टिंग आपकी माइंड गेम्स हैं। आप किस तरह चैलेंजेस को फेस करते हो, आप किस तरह एडवांटेजेस को फेस करते हो, आप किस तरह क्या करते हो। और ये एवरी डेली जो है आपकी, जो मैं कहती हूँ स्ट्रेटेजी है प्रोस्पेक्टिंग की, वो चेंज होनी चाहिए डेली बेसिस पे। ये नहीं कि मैं आपको कह रही मंथली, या आपको आपके टीम लीडर ने बता दिया हाँ जी ये 5 तरीके हैं जिससे मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, वो तो आपको बताएंगे वही 5 तरीके जिनसे वो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका काम है, देखिए जिस तरह हम हैं, बहसियत मैं पेरेंट हूँ, ठीक है, आगे माशाल्लाह मेरी औलाद है, तो वो जो मेरी औलाद है ना वो मेरे तरीके सुनेगी जरूर मेरे मुंह से कि हाँ मेरी मामा ने लाइफ में ये चीज को ऐसे जो है वो टैकल किया, इस चीज को ऐसे टैकल किया और इस चीज को ऐसे टैकल किया। लेकिन मेरी औलाद उसी तरीके पे नहीं चलेगी, आप लिखवा लें मुझसे, ठीक है, ये मैं आज आपको लिख के दे सकती हूँ। वो उसको मॉडिफाई करेगी और अपनी जनरेशन के हिसाब से उस काम को करेगी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको डेली बेसिस पे चेंज करना है। देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहती हूँ कि एक प्रोस्पेक्ट को 10 प्लेटफॉर्म्स डेली बेसिस पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 10 प्लेटफॉर्म वाले अगर एक ही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो वो उन 10 के 10 प्रोस्पेक्ट को उसी तरह ना करेगा और बड़ी बदतमीजी से ना करेगा कि भी आप लोग मुझे कांटेक्ट ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप उन 10 में से आप वो 10वां मेंबर ऐसा हो जो जब उससे बात कर रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है, आपकी टोन भी डिफरेंट है, आपकी वर्डिंग्स भी डिफरेंट है, आपका समझाने का तरीका भी डिफरेंट है, तो फिर वो आपके साथ जरूर आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ओके फाइन। पता नहीं ये बच्चों वाली हरकतें बीच में कौन कर रहा है, अल्लाह जाने। ये अनप्रोफेशनलिज्म की जो हरकतें हैं मैं नहीं जानती कौन कर रहा। चलें जी, अब क्वेश्चन आंसर सेशन है प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है वो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 9:40 हो चुके हुए हैं और हमने जो है वो सेशन को एंड करना है। जल्दी से बताइएगा आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों के हर किस्म के जो भी क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स में एक्टिव हो गई हूँ, मुझे जल्दी से बताइएगा कि आपके क्या क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी टाइप करके मुझे बताइए आपके क्या क्वेश्चंस है। हमारे पास 10 मिनट्स है, हम जल्दी से जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। जो है इस सेशन के हवाले से जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, जी बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी, और जो है वो हर चीज आपके साथ उसमें शेयर कर दी जाएगी। ऑल क्लियर, ओके दैट्स ग्रेट। या तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है या फिर मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं समझाया। विदाउट इन्वेस्टमेंट ठहरे क्वेश्चन आया है यहाँ पर, हम उसको देख लेते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, क्या करना चाहिए? वो उसका तो मैंने आंसर आपको थोड़ी देर पहले ही दिया है कि आपको इस दुनिया में आने के लिए भी पैसे लगाने पड़े थे। फ्री मुफ्ते में यहाँ इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिल सकता, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। जो आपसे कहे ना कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे मुफ्ते का काम दो, तो वो तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप अपनी पैदाइश पे पैसे लगाते हो, आप अपनी पैदाइश के बाद अपनी सेलिब्रेशन पे पैसे लगाते हो। आप देखें, मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप ये कहें कि आप ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस आज आपकी बर्थडे है, ठीक है, आपको कोई
कस्टमर, फॉर एग्जांपल हर नेम इज लाइबा, ठीक है मिस लाइबा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ आज इवनिंग में आपकी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कहेंगे जी अच्छा आपकी बर्थडे स्टार्ट होगी तो आपका सबसे पहला क्या एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है। ठीक है वो जो आपसे पूछेंगे कि जी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है जी कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत वाइल्ड पार्टी थ्रो करेंगे, तो कहेंगे आप उनसे पूछेंगे अच्छा वो वाइल्ड पार्टी किस तरह थ्रो की जा सकती है। तो वो कहेंगे जी वो ये चीज परचेज करेंगे, ये चीज परचेज करेंगे, ये गिफ्ट्स लेके आएंगे, ये सब चीजें लेके आएंगे। ठीक है तो वो कहेंगे जी हाँ ठीक है। तो आप उनसे पूछे फ्री में लेके आएंगे, फ्री में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, ठीक नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं मैं आपको फ्री में ज्वाइन करूं। और एक दूसरी चीज यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। जब कोई आपके मुफ्ते आपके साथ ये बात करता है कि मुफ्ते में मैं आना चाहता हूँ तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन करें, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन करें, अपनी प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करें। ठीक है जब आप अपनी प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन करेंगे, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं इसका क्या करूँ। आप उसे कहें आप मेरी प्रोडक्ट सेल करें, अगर आप मुझे 25,000 की प्रोडक्ट सेल करके देते हैं मैं आपको फ्री ज्वाइनिंग करवाऊंगा। देखना कैसे नहीं मानता, आपका प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है आपने ये टेक्निक आप अपनानी है। ये मैंने आपको अपना सीक्रेट बता दिया हाँ आप लोगों ने ये वाला सीक्रेट अपनाना है, ठीक है। सर फैजान क्या पूछें जी, मेरे पास एक पर्सन है। कहाँ गया। तो वो क्वेश्चन पता नहीं किधर चला गया। चले और कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। ठीक है उन्हें वो आपसे ये कह रहे हैं जी आपने प्रोडक्ट ही सेल करनी है तो अपनी, तो कहना फिर आपने खोली नहीं अभी तक। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी, आपके पास इतना सब कुछ था, इतना हैवी बजट था, आप एक शॉप परचेज कर सकते थे। आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं ना, वो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है वो ये बात है कि जी आप अपनी शॉप ओपन करें, पहले तो आप जाके लोकेशन ढूंढें, ठीक है वो लोकेशन ढूंढें, उस पर बयाना दें, बयाना देने के बाद मंथली रेंट दें, मंथली रेंट देने के बाद आप वहां पर वर्किंग करवाएं, अपनी शेल्फ्स बनाएं, अपना सारी चीजें बनाएं। फिर उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट्स रखें, प्रोडक्ट्स रखने के बाद आपने अब तक जो है ये यहाँ तक का स्टेप करने तक आप लोगों ने 20 से 15 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है 20 से 15 लाख रुपया लगा दिया। और फिर उसके बाद अभी भी आप अनसर्टन होते हो, जब आप शॉप की ओपनिंग कर रहे होते हो ना, पता नहीं मेरी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। और यहाँ हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ 10,000 की प्रोडक्ट्स परचेज करें, यानी सिर्फ वन टाइम आपके यूज मंथ के यूज के आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लें। और 1 मंथ की प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या लाइफ लॉन्ग ना आपको कोई रेंट पे करना पड़ा है, ना आपको कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ी है जहां आप जाके रोजाना बैठेंगे। अगर आप नहीं भी बैठेंगे तो यहाँ फिर भी आपको अर्निंग होगी। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई शेल्फ्स की मेकिंग के ऊपर पेमेंट नहीं लगानी, कोई 15-20 लाख, आपका 15-20 लाख रुपया हम बचा रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक बिजनेस जो है वो 15 लाख में शुरू हो सकता है। अगर आप अपनी शॉप खोल सकते थे, फिर आप इतने महान थे तो आपने अभी तक अपनी शॉप क्यों नहीं खोली। फिर बताए ना आपको क्या चीज रोक रही है। यही पैसे आपको रोक रहे हैं, आपने इसलिए शॉप नहीं खोली। इतने आप जो थे वो इतने मैं कहती हूँ प्रोफेशनल थे या इतने हाई बजट पर्सन थे आप, तो फिर आपने अभी तक खोली क्यों नहीं। फिर आप मुझे क्यों क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना आप उसे कहें आप यहाँ पे बहुत मैक्सिमम भी चले, मैं आपको कहता हूँ कि आप कंसल्टेंट रैंक पे स्टार्टिंग दे दें। आप 15,000 पे स्टार्टिंग दे दें, कम तो नहीं है। ये तो 15,000 और 15 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो अकल होता है ना उसको डिफरेंस पता होता है। ठीक है और कोई क्वेश्चन जल्दी से बताइए ताकि हम मीटिंग एंड करें। आई थिंक सो लोग तंग पड़ गए, मैं नहीं चाहती कोई तंग पड़े अच्छा जी एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। एक तो मेरा ये चैट बॉक्स जो है ना वो मस्ती कर रहा है। हम्म,
देखिए जी, ट्रेनिंग सेशन में जो आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं ना, वो तो सर तो सीफ ने कहा है कि मैं सारे रिजॉल्व करवाऊंगा। और एक जो जब उनको एक मार्वलस सा ट्रेनिंग सेशन मिल जाएगा तो वो हम सबको देंगे। ठीक है। तो वो जब हम सबको मिलेगा तो फिर उसके बाद जो है वो फिर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड जो भी किया, मुझे उसकी जो समझ आई है उसमें मैं आपको ये बता दूं। देखिए, आप लोग ट्रेनिंग सेशन के ऊपर रिलाई मत करें। ठीक है, मेरी आप सबको ये सजेशन है, आप लोग सिर्फ ट्रेनिंग सेशन पे रिलाई मत किया करें। आप लिडोरा ग्लोबल के जो हैं वो एक पार्ट बन चुके हुए हैं। ठीक है। आप लिडोरा ग्लोबल के जब पार्ट बन चुके हैं तो इट इट मीन्स कि आपको फुली ट्रेन करके ही लीडर बनाया गया, ऐसे तो नहीं आपको मार्केट में फेंक दिया गया। आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई, आपको सारा मार्केटिंग प्लान सिखाया गया, आपको यहाँ की प्रोडक्ट बताई गई हैं, आपको यहाँ की प्रोफाइल बताई गई है। ठीक है, जब आपको ये सब चीजें बता दी गई हैं तो अगर ट्रेनिंग सेशन में किसी बी प्रोस्पेक्ट को बात समझ नहीं आ रही तो मैं ये कहती हूँ, फिर आप किस लिए मौजूद हैं उसकी अपलाइन? आप उसकी अपलाइन के तौर पे ट्रेनिंग सेशन में भी आप उसकी अपलाइन है। आप ये मत भूला करें, आप अब ये ना कहा करें कि पता नहीं कल को मुझे ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं। लेकिन आप उससे सेटिस्फाई तो करें ना, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसलिए लर्निंग पे फोकस करने को कहा जाता है। जब आपको लर्निंग दी जाए, आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से जानो यार, आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ ज्वाइनिंग दिया तो 1 मंथ अपने आप को दो, मैं कहती हूँ 15 डेज भी दे लो ना, आप फुली फोकस करके अगर कंपनी को जानने की कोशिश करते हो ना, तो आप कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी बिट जान सकते हो, अगर आपके अंदर तलब है। ठीक है, जब आप जान लोगे तो ट्रेनिंग सेशन के बाद अगर आप जब फॉलो अप कर रहे हो या आप जब उससे एक चैट कर रहे हो, अच्छा चले कुछ लोग कहते हैं कि हम दूसरी ट्रेनिंग्स में फॉलो अप लेते हैं, पहली ट्रेनिंग्स में फॉलो अप नहीं लेते, ये सब अजीबो गरीब सी बातें करते हैं लोग। तो आपने लेना है यार, फिर आपने जब काम करना है तो फिर करें ना सही तरीके से करें। फिर ये बीच में इट्स बिट्स नहीं होते। ठीक है। मैम कहती है नेटवर्क मार्केटिंग करने का दिल नहीं करता, अब वो स्कैम्स वालों के साथ कर रहे थे ना, तब तो आपका दिल कर रहा था। अब जब आप एक जगह गए हैं तो जो है अब मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होता है। ठीक है। और आपको जिसका मार्केटिंग प्लान अच्छा लगता है आप उस पर वर्किंग करें और उसको बहुत अच्छे से लेके चलें। अगर आपकी समझ में बात आती है तो आप खुद ही आएंगे, और जब वो आप उनकी बात समझ में आएगी तो फिर ही वो आपके पास आएंगे। तो इसका मकसद ये है कि जब आपको पर्सन ये बात कह रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी कमी छोड़ दी है, तो आप उसको दोबारा से अपने जो है ना कॉन्फिडेंस में लें, उसको ट्रवाएं। ठीक है। जब आप उसके अंदर एक अच्छा सा आप उसे, मैं कहती हूँ कि जब इंसान मुझसे ये बात करता है ना तो मैं सबसे पहली चीज उससे पूछती हूँ कि आपको किस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं पहले। आप उसकी जो है ना वो वाई, जो हमारी यहाँ पर सब सीनियर्स आपसे एक बात करते हैं कि वाई की है, तो आप उसका वाई पूछा करें ना यार। आप उसका वाई पूछेंगे, जब आप उसका वाई क्लियर करेंगे ना तो फिर कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते सरफिजान, मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे आप उन पे लाख एफर्ट्स कर लें, वो नहीं सेटिस्फाई होते। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, यही मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं प्रोस्पेक्टिंग के, कि उसमें ये चैलेंज जो होता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका, कि लोग आपको एक ना पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो आपको सिर्फ इरिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपना काम परफेक्टली करो, उसका ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करो। जब वो देखेगा कि मेरी हर चीज का जवाब दिया जा रहा है, मैं जो डिमांड कर रहा मुझे वो दी जा रही है, लेकिन मैं जो हूं ना जिद पे अड़ा हूं, फिर वो खुद ही बैक ऑफ कर जाते हैं। ठीक है। और फिर वो बैक ऑफ करने के बाद वो आपके पास वापस भी आएंगे, ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ, चाहे 6 माह बाद आए चाहे 1 साल बाद आए, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। और जब आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया होता है ना तो मदद अल्लाह की होती है, और वो आपके पास जरूर आता है इंशाल्लाह ताला। चले, आई थिंक सो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मेरी भी एक छोटी सी नन्ही सी परी है जो मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, हम सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं। मैं तो आप लोगों के साथ सारी रात बैठ के भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का ये जो है ये सब सेशंस वगैरह की बहुत वो है कि मैं कर लूंगी लेकिन ये है कि आप लोगों का भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, और मेरी एक बेटी मेरा वेट कर रही है, तो आई हैव टू गो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप लोगों ने इतने अटेंटिवली सुना और आप सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, आपका उसका भी बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी आगे आप लोग अपने ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिएगा ग्रुप्स में। आप लोगों को कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन जो आज के सेशन से रिलेटेड आपको समझ ना आया हो, आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर एंड आई विल हेल्प यू ऑल इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से, आप सबको अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।